हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो हम एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर जो भारतीय संविधान और राजनीति है उसको हम देख रहे हैं। उसमें हमने संविधान सभा के बारे में देख लिया है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना किसे कहा जाता है? प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का संक्षिप्त सार है। जैसे कि इतना बड़ा संविधान है तो उसे बताने के लिए एक छोटा रूप है ये। इसमें संविधान के बारे में जो कुछ भी है वो सारा कुछ एक छोटे रूप में बताया गया है। प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी देश ने अपने संविधान में सम्मिलित की थी, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है और अमेरिका ने सबसे पहले ही प्रस्तावना को अपने संविधान में सम्मिलित किया था। उसके बाद अन्य देशों ने किया। भारत भी उन देशों में से एक है जिसने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया। तो न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, जो कि संविधान के बारे में हमें बताता है। भारतीय प्रस्तावना नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये जब प्रस्तावना बनी थी ये तब नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में ये सब जोड़े गए। इसमें प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। वो हैं संविधान के आधार का स्रोत। पहला है संविधान के आधार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रत करता है। दूसरा है भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। इसका जो चौथा तत्व है वह संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख करता है 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। हमारे संविधान का आधार प्रस्तावना में जो सब कुछ दिया गया है वो एक छोटे रूप में बताया गया है और संविधान की जो महत्व है उसके बारे में पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान का आभूषण है। अगर ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या है तो वह जो मौलिक अधिकार है, जो लास्टवा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे कहा है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे हम देखते हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। के मुंशी ने कहा है कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। हमारा जो भारत का संविधान है वह लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, उन्हें समझने के बाद बनाया गया है। तो इसमें कई सारी विशेषताएं जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान में हमारा जो मूल संविधान था जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना थी
395 अनुच्छेद थे। बाईस भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब जो संविधान है उसमें परिवर्तन हो चुका है जब से अब तक। तो अब इसमें प्रस्तावना है और 470 अनुच्छेद हैं। इसमें 25 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो संविधान की पहली विशेषता हम देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि इसमें अब जो पहले भी सभी देशों के अनुच्छेदों से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद थे, सबसे ज़्यादा भाग थे, अनुसूचियां भी थी, और अब तो और ज़्यादा ही 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 22 अनुसूचियां हैं। तो यह सबसे लंबा है और एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और जबकि पहला विश्व का लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन वह एक छोटा संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद हैं बस। और हम दूसरी विशेषता देखते हैं, वो है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत का जो संविधान है उसमें कई देशों से अन्य स्रोतों को लिया गया है, जो कम से कम 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद इसमें जोड़ा गया है। तो इसके जो स्रोत हैं, जैसे कि अमेरिका से लिए गए हैं कुछ स्रोत, कुछ जर्मनी से लिए गए हैं, कुछ इंग्लैंड से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं, ऐसे अन्य स्रोतों का यह सम्मिलित रूप है। अब हम इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं, नम्यता व अनम्यता का समन्वय। भारत का जो संविधान है वह न तो ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा सरल है। जैसे कि वह इतना सरल भी नहीं है कि इंग्लैंड की तरह उसमें जब चाहो जब परिवर्तन कर दो, और वह ना इतना कठोर है अमेरिका की तरह कि उसमें परिवर्तन बड़ी मुश्किल से हो पाता है अगर कोई भी संशोधन करना होता है। भारत का जो संविधान है वह कठोर और सरल दोनों का सम्मिलित रूप है। ना तो यह अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है, यह दोनों का मिला जुला स्वरूप है। आगे हम इसकी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुका हुआ की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के आम लक्षण विद्यमान है, जैसे कि संघ जो होता है उसमें 2 सरकारें होती हैं, जैसे कि भारत में भी है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और दोनों में शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीयता है। और अब हम देखें कि यह एकात्मक कैसे है। भारत का जो संविधान, इसमें एकात्मक शासन की भी विशेषताएं हैं, लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी एकात्मक सरकार के लक्षण हैं। भारत में दोनों ही सरकारों के लक्षण सम्मिलित हैं। तो भारत को पूरी तरह से एक संघ नहीं कहा जा सकता, भारत को अर्ध संघ कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें
एक संघ के पूरी तरह से जो उनमें लक्षण होते हैं वो नहीं है। इसमें एकात्मकता और संघात्मक व्यवस्था दोनों के ही लक्षणों को सम्मिलित किया गया है। अगली विशेषता हम देखते हैं, वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। तो भारत का जो न्यायालय है अमेरिका की तरह स्वतंत्र है, लेकिन वह ब्रिटेन की तरह एकीकृत है। अगली विशेषता हम देखते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो देश धर्मनिरपेक्ष होता है वह अपने देश में जितने भी धर्म होते हैं उन सभी को समान दर्जा देता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और वो है भारत की नागरिकता। भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में दो तरह की नागरिकता होती है। लोग अपने देश के भी नागरिक होते हैं और वो अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। और अगर ऐसे ही देखा जाए, स्विट्जरलैंड में 3 तरह की नागरिकता होती है, तिहरी नागरिकता। पहले तो कोई व्यक्ति जैसे कि मान के चलो अपने जिले का नागरिक है, उसके बाद वह अपने राज्य का नागरिक है, फिर उसके बाद वह अपने देश का नागरिक है। तो इस तरह वहाँ तिहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। अगली विशेषता हम देखते हैं, त्रिस्तरीय सरकार। भारत में जो सरकार है उनके 3 स्तर हैं। पहले केंद्र सरकार, फिर है राज्य सरकार और फिर उसके बाद है स्थानीय सरकार। अब हम देखेंगे भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। भारत ने किस राज्य से, किस देश से क्या क्या लिया था। भारतीय जो संविधान है वह विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का परिष्कृत रूप है। भारत के संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं या तो अन्य देशों से लिए गए हैं, और सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान में स्रोत लिए गए हैं वह लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब उन्होंने भारत में शासन करने के लिए यह अधिनियम पारित किया था। और इसके ज्यादातर जो अनुच्छेद और जो इसके प्रावधान है वह 1935 के संविधान के वह ज्यादातर उसी तरह ले लिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। एक जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन ने इतने सालों तक भारत पर राज किया था, तो ब्रिटेन की व्यवस्था का तो भारत पर असर पड़ना ही था। तो उसमें सबसे पहले भारत ने जो ब्रिटेन से लिया वह है संसदीय शासन प्रणाली। और फिर दूसरी है कानून निर्माण प्रक्रिया। तीसरी है एकल नागरिकता। और फिर हम देखते हैं संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना,
ये सब चीज़ें भारत में बिल्कुल जैसे कि जो ब्रिटेन में है उसी रूप में ले ली गई हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसद के जो विशेषाधिकार, क्योंकि वहाँ संसद संप्रभु है, और जो मंत्रिपरिषद होती है उसका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, और जो राष्ट्रपति है उसका संवैधानिक प्रमुख होना। वह वास्तविक प्रमुख नहीं है बल्कि वह संवैधानिक प्रमुख है। जैसे कि वहाँ पर राजा है वह संवैधानिक प्रमुख है, वहाँ जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ भी वास्तविक जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है बस। और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, जैसे कि IAS IPS, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। और संसद की दोनों सदनों की व्यवस्था है कि संसद में 2 सदन होंगे, संसद में शासन प्रणाली क्या होगी, संसद की एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान था विश्व का पहला लिखित संविधान था और प्रस्तावना को भी पहली बार अमेरिका ने ही सम्मिलित किया गया था। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था ली गई। सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र होना, स्वतंत्र व न्यायिक निष्पक्षता, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय सुनाता है उस पर संसद कोई बहस नहीं कर सकती या उस पर संसद रोक नहीं लगा सकती, ये स्वतंत्र है। और आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जैसे कि कभी भी कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और फिर बाद में कई सालों बाद एक ऐसा ही सेम, जैसे कि पहले कोई सेम तरीके से कोई मामला आया हो और फिर कई साल बाद एक उसी तरीके का मामला सामने आ जाए, तो जब संसद अपने जो पहले न्याय दिया था उसी को दोबारा से चेक कर सकती है और देख सकती है कि उसमें कहीं कमियां तो नहीं थी। अगर उसमें कमियां होती हैं तो उन्हें आगे जो नया मामला है उसमें सही भी कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पक्ष भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का सभापति होना भी यह अमेरिका से ही लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था ली गई है तो संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। जैसे कि कुछ शक्तियाँ होती हैं वो राज्य के लिए, कुछ केंद्र के लिए, और जो बची हुई होती हैं वो केंद्र के लिए ही होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, जैसे कि भारत में 3 तरह की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची में जिन महत्वों को रखा गया है उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से रिलेटेड होते हैं। और आगे हम बात करते हैं और क्या लिया गया, दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वह भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई, संयुक्त बैठक। और जो संयुक्त बैठक को बुलाने का जो कार्य करता है वह राष्ट्रपति करता है, और संयुक्त बैठक जब होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है वह जो निम्न सदन है उसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर वह करता है। और आगे हम देखते हैं कि जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया, तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। एवं नियोजन प्रणाली। और आगे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन प्रणाली। अब हम बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम देखें जर्मनी, तो जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। और फ्रांस से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।